आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी आरंभ कब हुई थी, कितने दिनों तक चली थी, कब से कब तक चली और आखिरकार कब खत्म हुई थी। साथ ही साथ आप जानेंगे कि किसने किस जगह से नेतृत्व किया था। विद्रोह के संदर्भ में लोगों का अपना अपना विचार कौन कौन से थे, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आप अंत में यह भी जानेंगे कि विद्रोह के असफल होने का क्या प्रमुख कारण था। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वह है आपका 1857 की क्रांति। इसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में अध्ययन करने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो सरसरी निगाहों से सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए एक बेहतरीन रिवीजन का भी, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी अच्छे से सारे टॉपिक, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो इसको अगर हम जानने की कोशिश करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, तो इसको अन्य दो और नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि सिपाही विद्रोह या फिर सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रांति की शुरुआत होने की जो घटना थी वह था आपका कारतूस युक्त घटना। ये कारतूस क्या था, तो जब आपको सेना को जो राइफ़ल दी जाती थी 1856 से पहले, वह राइफ़ल आपका ब्राउन बेस राइफ़ल दिया जाता था, लेकिन उसके जगह पर दिसंबर 1956 में एनाफील्ड राइफ़ल दिया जाने लगा। और एनाफील्ड राइफ़ल और ब्राउन बेस राइफ़ल में एक ही फ़र्क थी कि जो आपके बाद में जो एनाफील्ड राइफ़ल दिया जाने लगा, इसमें कारतूस भरी जाती थी। और कारतूस यानी कि गोली के ऊपर एक छिलका रहता था, जो चर्बी यानी कि जानवरों के मांस से बनाया जाता था, और ख़ास करके जानवरों में गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता था। चूँकि सेना के जवान में आपके हिंदू और मुसलमान दोनों थे, तो अपने अपने धर्म के अनुसार हिंदू लोग गाय और मुस्लिम लोग सूअर की चर्बी को मुँह में डालने से इनकार कर दिया। और इसी के कारण एक बगावत छिड़ गई, सैनिकों के बीच विद्रोह छिड़ गया, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। चूँकि यह बगावत ही सैनिक ने किया था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम ही सैनिक विद्रोह रखा गया। ठीक है, जब ये सैनिक विद्रोह हुई थी जिस टाइम पे 1857 में, तो उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके लॉर्ड पामस्टन थे। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे इस जो भी क्रांति थी ये हमारे 1857 की, इसके प्रमुख चिन्ह क्या थे। तो इसके जो प्रमुख चिन्ह थे वो थे आपके कमल का फूल और चपातियाँ, यानी कमल के फूल और चपाती को आप रोटी भी कहते हैं, तो कमल का फूल और रोटी दोनों के नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोह का जो सबसे लीडर था, मेन नायक था, वह माना जाता है मंगल पांडे को। ये मंगल पांडे कौन थे, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। मंगल पांडे जो थे वो एक सैनिक में यानी कि बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। ठीक है, जो 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया था, कहाँ से बगावत की शुरुआत की थी। तो 29 मार्च का दिन था 1857 का। मंगल पांडे ने अपने दो अधिकारी, एक का नाम था बाघ और दूसरे का नाम था हियर से, दोनों को गोली मार के हत्या कर दी थी। यही से इस बगावत की शुरुआत हुई थी। और इसी कारण से उनको मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 1957 नहीं है, यह आपका 1857 है। ठीक है, इसी दिन इनको क्या किया गया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मंगल पांडे के बारे में आप जानिएगा तो ये 1857 के युद्ध में यानी सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम जवान थे, जो बैरकपुर छावनी के जवान थे और 29वीं रेजिमेंट के जवान थे। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे की ओर हम बात कर लें तो इसके ठीक कुछ दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद, जो खुला विद्रोह हुआ वह प्रारंभ हुआ था मेरठ जिला यानी उत्तर प्रदेश की धरती से, मेरठ जिला से ये प्रारंभ हुआ था। 10 मई का वो दिन था 1857 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये विद्रोह को, खुला विद्रोह प्रारंभ किया गया। और सिर्फ 2 दिन बाद सभी लोग पैदल पहुंच गए दिल्ली में, और जितने भी विद्रोहियों थे वो सारे लोग दिल्ली पर कब्जा कर लिए और उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिए। इसके बाद जैसे ही ये इसकी पता चली अंग्रेज शासकों को, तो उन्होंने इसको दबाने का काम किया। और उनमें से 2 प्रमुख नाम निकल के आते हैं, एक का नाम है निकलसन और दूसरा का नाम है हडसन। ये दोनों ने दिल्ली के
विद्रोह को दबाने का कार्य किया था और श्रेय इन्हीं को जाता है। हालांकि दिल्ली का विद्रोह जो है सो समाप्त हो गया था कुछ ही दिन बाद, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में ये युद्ध चलता रहा काफ़ी दिनों तक। और इसके बारे में आप जानेंगे कि हडसन जो थे वो बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटे और 1 पोते को गोली मारकर हत्या कर दी, और साथ ही साथ बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के समय पकड़ लिया गया और इन्हें पकड़कर रैगून जेल में भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी। तो इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन तिथि को याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया गया था। साथ ही साथ अगर आप जानेंगे तो 1857 के विद्रोह की सबसे अगर कमज़ोर कड़ी के रूप में किसी को अगर देखा जाता था तो वो आपके बहादुर शाह जफ़र थे। चूँकि इनकी बहुत उम्र हो चुकी थी और वो जज्बात नहीं रह गई थी, वो शारीरिक रूप से उतना ये सुदृढ़ नहीं रह सके थे, इसलिए ये अंग्रेज़ों से लोहा लेने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे थे। इसीलिए इनको जो है सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जाना जाता है, बहादुर शाह जफ़र को, जो अंतिम मुगल बादशाह के शासक थे। इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो बेगम थी, बेगम का नाम था बेगम जीनत महल, इन्होंने भी दिल्ली से 1857 के नेतृत्व में अपना सक्रिय भागीदारी निभाई थी। तो यानी कि बहादुर शाह जफ़र और उनकी बेगम जीनत महल दोनों ने 1857 के युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। और बेगम जीनत महल कहाँ से निभाई थी तो वो आपकी दिल्ली हो जाएंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो बहादुर शाह के जफ़र जो थे उन्होंने अपना एक सेनापति नियुक्त किया था जिनका नाम था बख्त खान को इन्होंने क्या किया था, अपना सेनापति बनाया था। और बख्त खान को ही 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफ़र ने साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई लाइन है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। जैसे कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, बिहार से किसने नेतृत्व किया था, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो इन सबों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके चलिए हम लोग जानते हैं कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व जो की थी वह थे आपके बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब देंगे कि बेगम हज़रत महल यानी महक परी ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व की थी। साथ ही साथ लखनऊ के विद्रोह का दबाने का जो अंग्रेज़ी अधिकारी का नाम आता है वो आपके अंग्रेज़ कैंपबेल आते हैं। अंग्रेज़ कैंपबेल ने बहुत जगहों पे विद्रोह को दबाने का काम किया था, जैसे लखनऊ हो गया, इसके साथ साथ आपके कानपुर में भी इन्हीं का हाथ था विद्रोह को दबाने का, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात कर लें कानपुर के विद्रोह के बारे में। तो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये आप याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्होंने 1857 के युद्ध के समय नाना साहब को सहायता प्रदान की थी, उनका साथ दिया था। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब को कानपुर में जो 1857 के युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने उनकी सहायता प्रदान की, साथ दी थी, ठीक है। इसलिए इनका भी नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कानपुर के विद्रोह के दबाने का श्रेय भी देखिए कैपेबल को ही जाता है, यानी कि कैपेबल जो है बहुत जगह पे युद्ध को दबाने का काम किया था 1857 के युद्ध को। आप पाएंगे कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो वो थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोह की नेतृत्व किसने की, तो हमारी लक्ष्मीबाई ने की थी। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था मानिका कर्णिका, और इन्हें लोग प्यार से बसु के नाम से भी मनु के नाम से भी पुकारते थे, मनुबाई कह के भी इन्हें लोग पुकारते थे। और ये झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई इनका नाम था। इनका वास्तविक नाम मनिका कर्णिका था। इनके पति का नाम गंगाधर राव और इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था। झांसी की रानी कालपी के युद्ध में अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी, और जब वो मरी थी तो उस समय की जो तारीख थी वह थी आपके 17 जून 1858। यानी कि कालपी के युद्ध में जब झांसी की रानी मरी थी तो वह दिन था आपका 17 जून 1858। और किसके साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो अंग्रेज हीरोज़ के साथ लड़ते लड़ते वो मर गई थी। झांसी की रानी की मृत्यु पर हीरोज़ ने कहा था कि यह क्रांतिकारी में अकेली महिला मर्द है। इसके संदर्भ में जैसे ये जो लाइन है ना, आप यहाँ पे गौर करिएगा कि यह क्रांतिकारी में अकेली महिला मर्द है, इससे संदर्भित कुछ अन्य लाइन भी हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि हीरोज़ ने मतलब कि
झांसी की रानी की लड़ने की जो छवि थी, कौशल थी, उनकी जो शक्ति थी, उसके मरने के बावजूद भी उनकी प्रशंसा की थी। और उन्होंने ये कहा, यह जो जितने सारे क्रांतिकारी हैं उसमें ये अकेली महिला मर्द थी। किसने कहा था? तो हीरोज़ ने कहा था। इसको आप याद रखेंगे। झांसी की रानी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, इनकी समाधि ग्वालियर में हुई थी। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है। पहली बात की जो झांसी की रानी कहाँ पर लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो वो थे आपके कालपी के युद्ध। और कालपी जो है यह आपके यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वाराणसी भी आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं, यानी कि इनका जन्म और जहाँ पे मरी थी वो दोनों स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है। एक जन्म का स्थान है वाराणसी और मरने का जगह है कालपी। लेकिन इसका जो समाधि बनाया गया वो आपके ग्वालियर में बनाया गया, और ग्वालियर पड़ता है आपके एमपी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे हमेशा कि जन्म हुआ था यूपी में, मरी भी थी यूपी में, लेकिन इनका जो समाधि बना गया था वो आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्या टोपे अपने गद्दार दोस्त मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। देखिए तात्या टोपे के बारे में बहुत ही शानदार यहाँ पर कुछ मतलब रोचक उनकी जीवनी से जुड़ी हुई कहानी है कि तात्या टोपे अंग्रेज़ी सेना से बचने के लिए, जब उनका पीछा अंग्रेज़ी सेना कर रहे थे, तो वो बचने के लिए दौड़ते जो भाग रहे थे, तो अचानक से वो पाए कि अरे यहाँ पर तो मेरा दोस्त का घर है, कि उन्होंने अपने दोस्त के घर में ही छुप जाए। तो जैसे ही उन्होंने दोस्त के घर को दरवाज़ों को खटखटाया, अंदर से उनका दोस्त मानसिंह निकला और वो फटाक से दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरा दोस्त यहाँ पर तात्या टोपे आया है, तो वो उसको अंदर बुला लिया और गेट को लगा लिया। साथ ही साथ उन्होंने देखा और बोला कि मित्र तुम तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, पूरा तुम्हारा बदन पसीना से लथपथ हो रखा है, लो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ठंडा सा पानी लेके आता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ठंडा पानी का गिलास लेकर के आया और वो जैसे ही तात्या टोपे को दिया, तात्या टोपे जैसे ही वो पानी को पीते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं और उसी जमी पे जहाँ पे वो खड़े होकर बैठ के पानी पीते थे वहीं पे वो गिर जाते हैं, क्योंकि उस पानी में कुछ विषैले पदार्थ का मिश्रण कर दिया था उनके दोस्त मानसिंह ने। और जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दोनों हाथ में जंजीरें जकड़ी पड़ी हैं। आसपास अंग्रेज़ी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। चूँकि वहाँ पर हुआ क्या था कि उनके दोस्त ने उनको बेहोश करके और अंग्रेज़ों को सूचना दे दी कि तात्या टोपे मेरे यहाँ हैं, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। तो जैसे ही तात्या टोपे की आंखें खुलती है, बेहोशी से थोड़ा सा जैसे ही उबरते हैं, तो वो पाते हैं कि आसपास अंग्रेज़ी सेना है, उनके हाथ पांव जंजीर से जकड़ी हुई हैं और उनका दोस्त मानसिंह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और लोग भी वहाँ पर जैसे ही उनको बाहर ले जाया जा रहा था, अंग्रेज़ी सेना उनको जकड़ी हुई थी और वो जैसे ही रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, आसपास की भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ पर लोग उन्हें आश्चर्यचकित और नम भरी आंखों से देख रहे थे। शायद तात्या टोपे समझ गए थे कि इनका सवाल मेरे प्रति क्या है, कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तुम तो एक दोस्त के यहाँ गए थे। फिर उन्होंने उन लोगों को मन को पढ़ा और उनके मन में उठ रहे सवाल को उन्होंने अपने 4 लाइनों से प्रस्तुत किया, जवाब दिया। वो कहते हैं कि जब घाव मेरे दिल के भर जाएंगे, मेरे आंसू मोती बनकर बिखर जाएंगे, दुनिया वाले मत पूछना किसने धोखा दिया हमें, वरना लोग दोस्ती के नाम से डर जाएंगे। जी हाँ, वो अपने मन की जो शब्द थी, अपने मन की जो भावना थी, उन भावनाओं को इन 4 लाइनों में व्यक्त किया और दुनिया वालों यानी कि जितने सारे वहाँ पर लोग इकट्ठा थे, सबके प्रश्नों का जवाब उन्होंने अपने इन 4 लाइनों में समर्पित कर दिया। और इसके साथ ही तात्या टोपे को जाया गया और 18 अप्रैल का वो दिन था, 18 अप्रैल 1859 का वो दिन था। इन दिनों उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और कहा जाता है कि दोस्ती को मानसिंह ने कलंकित कर दिया अपने दोस्तों को पकड़वा करके। और तात्या टोपे इसी तरह से अपने गद्दार मित्र मानसिंह के गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों के हाथे पकड़ में आ गए थे और उनको फांसी दे दी गई। आगे चले हम लोग बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का बिहार में क्या प्रभाव रहा। जैसे ही बिहार के नाम आएगी आपके 1857 की क्रांति से संदर्भित, तो आपके एक ही चेहरा, एक ही नाम आपके जहन में उभर के आएगा, वह है बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने ही बिहार से जितने सारे आपके सैनिक विद्रोह के अलग अलग जगहों पर जो नेतृत्व की बात हुई थी, वो इनका जिम्मा इन्होंने ही उठाया था। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में
बिहार के जगदीशपुर में 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में जगदीशपुर में जो 1857 का विद्रोह था उसका समय काल क्या था। तो जगदीशपुर में 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक इसका प्रमुख केंद्र था, जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, और बिहार के विद्रोह के दबाने का श्रेय भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके विसेट टेलर और अय्यर को जाता है। ठीक है, देखिए आपको विद्रोह दबाने का 2 ही 3 जगह का आपका श्रेय पूछा जाएगा। एक आपके दिल्ली का पूछा जाएगा, जो आपको निकलसन और हडसन के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा आपको लखनऊ के बारे में पूछा जाएगा, कानपुर के बारे में पूछा जाएगा, और आपके साथ ही साथ बिहार के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 3-4 जगह ही है जिसके बारे में आपको अंग्रेजी अधिकारी जो विद्रोह को दबाने का काम किया था उसका नाम याद रखना है। तो इन सारे नामों को आप याद रखेंगे, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जगहों के नाम को आप हमेशा याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वीर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। और वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेज का एक सेना था, जिस अधिकारी था ली गांट, उसको एक युद्ध में पराजित कर दिया। और चूंकि वो युद्ध में विजय हो गए थे, इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु की अगर हम बात कर लें तो इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। पटना में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद पीर अली ने किया था। वही गया की बात कर लें तो हैदर अली खान और जोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों का संगठित किया था। और सैनिक विद्रोह के से कुछ जगह जो है हमारे भारत में वो अप्रभावित रहे थे, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सैनिक विद्रोह से राजस्थान के जयपुर, बिहार के मुंगेर जिला और साथ ही साथ चित्तौड़, जो आपके ये तीनों जगह हैं, ये सैनिक विद्रोह से अप्रभावित रहा था। यहाँ यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, इन तीनों जगह पे इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रुहेलखंड और फैज़ाबाद के नेतृत्व जो किया था वो था आपके मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। और मौलवी अहमदुल्लाह को अंग्रेज़ अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे। और उसको पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए एक इनाम भी रखा था। वह इनाम छोटा मोटा रकम नहीं था, उस समय के हिसाब से भी देखा जाए तो फिर भी वो 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी के 50,000 रुपये जब इतने होते हैं तो 1857 की में 50,000 रुपये का क्या महत्व रहा होगा, सिर्फ आप इसका कल्पना ही कर सकते हैं। यानी इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा शासी विद्रोही था, जो अंग्रेज़ को 50,000 का उसको इनाम रखना पड़ा उसको पकड़ने के लिए। सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन अगर किसी को मानते थे तो वो मौलवी अहमदुल्लाह को ही मानते थे, जो रुहेलखंड एवं फैज़ाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलो हम लोग बात करते हैं बनारस और इलाहाबाद के नेतृत्व के बारे में। तो यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो आपके लियाकत अली थे। और असम के में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो आपके दीवान मानसिंह दत्त ने किया था। और 1857 में जमींदार, साहूकार, कृषक ने भाग नहीं लिया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर कई बुक में आपको कृषक ने भाग नहीं लिया था ये आपको लिखा मिलेगा, और बहुत सारे बुक में कृषक ने भाग लिया था ये भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बुक ये भी मानती है कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो एक ज़मींदार थे, यानी वो एक कृषक थे। और चूँकि उन्होंने तो बिहार से इसका जिम्मा ही उठाया था, तो फिर 1857 में कृषक ने भाग कैसे नहीं लिया। तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल यहाँ पर ये लाइन है, तो इसको चूँकि अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना आप लोगों को बनता है। हालांकि आप ये मान के चलिएगा कि ज़मींदार, साहूकार और कृषक और जितने सारे पढ़े लिखे लोग थे ना, वो इस विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे। तो विद्रोह के असफल के प्रमुख यहाँ पर कुछ कारण हैं, जैसे कि विद्रोह जो है वो समय से पहले शुरू हो गया था, ये कोई योजनाबद्ध नहीं था, पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, और विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं फैल सका, कुछ जगहों पर नहीं हुआ, जैसे कि आपको मैंने अभी ऊपर में ही बताया था। ग्वालियर मतलब ये जयपुर में नहीं हुआ, बिहार के मुंगेर अप्रभावित रह गया था, चित्तौड़ अप्रभावित रह गया था। इस तरह से और भी कुछ जगह थे जो यहाँ पे ये विद्रोह जो है अप्रभावित रह गया, संपूर्ण भारत में यह विद्रोह नहीं फैल सका था। इसका विफल होने का एक ये भी कारण था, आपसी तालमेल में जो अभाव था, यह भी इसका एक कारण बनता है। और जो भी शिक्षित लोग थे, मध्यम वर्ग के जो भी लोग थे, साहूकार थे, ये सब लोग जो है ज़मींदार लोग थे, ये सब लोग जो क्या थे, ये सब लोग इसमें साथ नहीं दिए थे अपना। इसके कारण भी 1857 के जो विद्रोह है वह आपका असफल रह गया था। ठीक है, आगे चले हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद की घटना क्या हुई थी। तो जैसे ही 1857 की विद्रोह सब जगह से दमन होने लगा, उसको मतलब कि दबाने का प्रयास किया गया और दब गया, तब एक यहाँ पर आयोग गठन किया गया जिसका नाम था पील आयोग। ठीक है,
जिसका नाम क्या था, पील आयोग। इसका गठन किया गया और रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को जारी किया गया। और इस उद्घोषणा पत्र के तहत कुछ यहाँ पर मांगे दी गई, मांगे को पूरा किया गया। जैसे कि इस आयोग ने तय किया था कि अवध, बिहार, मगध, भारत से सिपाही की जगह पर जो भी गोरखा थे, शेख था, पठान थे, इन सबों की संख्या की जो है अधिक मात्रा में इन सबों की भर्ती की जाए। ठीक है, जैसे कि इसका जो इस आयोग का जैसे पहले क्या था कि अवध, बिहार, मगध के क्षेत्र से बहुत सारे सिपाही को भर्ती में ली जाती थी, लेकिन इस आयोग के तहत क्या किया गया कि इस जगह से भी लिया जाएगा, लेकिन गोरखा, शेख और पठान की संख्या ज़्यादा संख्या में जो है भर्ती की जाएगी। और पील आयोग के तहत बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और मुंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि बंगाल में कितना रखा गया था, तो 1:2 रखा गया, और आपके मद्रास और मुंबई में कितना रखा गया, तो ये आपके 1:3 रखा गया था। तो दोनों जगह पे आंकड़ा जो है थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 1:2 है और 1:3 है, तो थोड़ा सा ये अंतर है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में ही, कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको भी चलिए देख ही लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 1857 के जो सैनिक विद्रोह हैं, इनमें एक शायर का नाम आता है जो उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर है, जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। इन्होंने अपने आँखों से इन क्रांति को देखा था, और इनका जो मूल निवास था, इनका जहाँ पे घर था, वो आपके आगरा था। और आगरा कहाँ पड़ता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है। तो एक ही शायर थे मिर्ज़ा गालिब, जो 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। ये वही मिर्ज़ा गालिब है जिन्होंने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिशे पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यही वो मिर्ज़ा गालिब हैं जिनके बहुत सारे शेर, शायरी, दोहा, गज़लें प्रसिद्ध हैं, जो आज भी आप उनको सुनिएगा आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास दिलाएगा। यही मिर्ज़ा गालिब हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने नंगी आँखों से देखा था। जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे यूपी के, आगरा के मूल निवासी थे। ठीक है, 1857 के संग्राम में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी, अंग्रेज़ों की सहायता की थी। देखिए यहाँ पर एक कुछ लोग गद्दार सब दिन से हुआ करते हैं, हमारे देश में भी आज हैं तो कल भी थे और कल भी होंगे। उसी तरह से गद्दारों में एक थे, जैसे आपने देख लिया था मान सिंह के बारे में, जो तात्या टोपे को पकड़वा दिया था, उनका खास जिगरी दोस्त थे। उसी तरह से कुछ गद्दार थे जो अपने देश के लिए गद्दारी किया, जो थे आपके ग्वालियर की सिंधिया। इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों की सहायता कर दी। 1857 में एक तरफ जहाँ सभी लोग मतलब युद्ध में मारे जा रहे थे, युद्ध में बगावत छिड़ी थी, युद्ध में बगावत कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वहीं पर कुछ लोग जो थे वह ग्वालियर के जैसे सिंधिया, वो सब क्या किए थे कि अंग्रेज़ों से मिल गए थे और उनकी वहाँ पर सहायता कर दी। उनको वहाँ पर भारत में रहने के लिए आवास दे दिया था। ठीक है, उनको वहाँ पर अनेक प्रकार से सहायता की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ वहाँ पर उस समय भारत से नहीं भाग पाए। नहीं तो अगर पूरा इकट्ठा हो जाते, ढंग से इकट्ठा हो जाते, तो शायद 1857 में ही भारत को आज़ादी मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ गद्दार सब दिन से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो उनसे हमें सावधान रहनी है। ग्वालियर की सिंधिया के समर्थन पे जो उस समय का जो गवर्नर था, उन्होंने एक तरह से तंज कसते हुए, कमेंट करते हुए भारतीयों पे ये कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा या फिर करना पड़ेगा, बहुत जगह ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से टिप्पणी की, कमेंट की। लेकिन ऐसा तो चूंकि वो जानते थे कि सिंधिया तो हमारे पक्ष में है, सिंधिया हमको कभी मतलब कि वो कर नहीं सकता है हमारा विरोध, तो उन्होंने एक यहाँ पर टिप्पणी की थी कि अगर वो भी हमारा विरोध कर दे तो हमें कल ही बिस्तर को क्या करना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से सब कुछ लेकर के हमें वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा, भारत को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से उन्होंने भारतीयों को सुनाने की एक तरह से टिप्पणी की थी। ठीक है, 1857 के संदर्भ में लोगों का विचार क्या था, जैसे कि वी.डी. सावरकर बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी हैं हमारे भारत के। उन्होंने क्या कहा था कि यह आपका प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी। उन्होंने 1857 को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो वहीं आप अगर बात कर ले सर जेम्स और डब्ल्यू टेलर की, तो उन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि यह एक षड्यंत्र है। 1857 के विद्रोह को सर जेम्स एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, यह एक षड्यंत्र है। एक ऐसे ही हमारे महानुभाव हैं जो इनको विद्रोह मानते ही नहीं हैं, उनका नाम था आपका R.C. मजूमदार। वे कहते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता
संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। मतलब इसको ये स्वतंत्रता संग्राम मानते ही नहीं थे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानते ही नहीं थे, तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आरसी मजमूदार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को नियुक्त किया गया था और उनकी एक पुस्तक थी 1857 जो 1897 में प्रकाशित हुई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम था 1857, यानी इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 1857 लिखाएगा, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था तो इसके ठीक 100 साल बाद यानी 1957 में। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1857 है तो इसका प्रकाशन वर्ष भी 1857 ही होगा, यही मार दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। 1857 बुक का नाम है जिसका प्रकाशन हुआ था 1957 में, लगभग 100 साल बाद। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। भारतीय भाषा में जो आपके सैनिक विद्रोह के विप्लव थे उसके कारणों पर जो लिखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपके सैयद अहमद खां थे। उन्होंने अपने पुस्तक और शबाब ए बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित की थी और उन्होंने इस पुस्तक के जरिए भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवों के कारणों के बारे में उल्लेख किया है। यहाँ पर और नहीं है, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है और शबाब ए बगावत ए हिंद, जिसकी प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। लगभग यहाँ पर हम लोगों का जो 1857 की जो क्रांति थी वो लगभग यहाँ पर हम लोगों का पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया है और 1857 की क्रांति से जुड़े जितने सारे वन लाइनर यहाँ पर पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा लंबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये 1857 का जो क्रांति था यह वीडियो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये बात आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके अगले जो टॉपिक है 1857 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का वो भी बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तो उसको देखने के लिए चूँकि वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आपको चैनल से बने रहना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।